हम हर दिन न जाने कितनी चीज़ों को छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ में जो फ़ोन है, हमारी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि हमारे घरों की दीवारें। कभी सोचा है कि ये सब असल में आता कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ है? ज़मीन की गहराइयों में, भूविज्ञान की एक बहुत बड़ी दुनिया में। और ये कहानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। अब पहली नज़र में यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक तरफ एक छोटी सी चीज़ जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है और दूसरी तरफ परिवहन का इतना बड़ा साधन। भाई इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? लेकिन इसका जवाब सच कहूं तो वाकई में चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल, दोनों की बुनियाद एक ही है। धरती से निकाले गए खनिज यानी मिनरल्स। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारे आसपास की लगभग हर चीज ने अपनी जिंदगी जमीन के नीचे एक चट्टान के तौर पर शुरू की थी। और यहीं से हमारे आज के विषय की शुरुआत होती है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिर्फ अपने टूथपेस्ट को ही ले लीजिए। यह असल में खनिजों का एक छिपा हुआ कॉकटेल है। दांतों को साफ करने वाले अपघर्षक जैसे सिलिका और चूना पत्थर ये सीधे जमीन से आते हैं। वो जो सफेदी है वो टाइटेनियम ऑक्साइड से मिलती है। और टूथपेस्ट में जो हल्की सी चमक होती है वो है अभ्रक यानी माइका। और तो और जिस प्लास्टिक ट्यूब में ये सब आता है ना, वो भी पेट्रोलियम से बनती है, जो खुद एक भूगर्भीय संसाधन है। देखा, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हम अपनी पृथ्वी के खजानों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं खनिज या मिनरल, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इन बुनियादी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और इसके वैज्ञानिक परिभाषा को समझना होगा। देखिए, भूवैज्ञानिकों के लिए खनिज की एक बहुत ही साफ परिभाषा है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कुदरती तौर पर बना हो, जिसका एक तय रासायनिक ढांचा हो और एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना हो। और यही वजह है कि खनिजों में इतनी ज्यादा वैरायटी है। एक तरफ दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, तो दूसरी तरफ सबसे नरम टैल्क, जिसे हम सब टैल्कम पाउडर के रूप में जानते हैं। खनिजों की इस विशाल दुनिया को समझने के लिए हम इन्हें 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में लोहा और तांबे जैसी धातुएं आती हैं। अधात्विक में चूना पत्थर और अभ्रक जैसे पदार्थ होते हैं। और ऊर्जा खनिज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोयला और पेट्रोलियम है। ये वर्गीकरण समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि इन संसाधनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि खनिज क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये भारत में मिलते कहाँ हैं। हमारे देश का भूविज्ञान, आप समझिए, एक विशाल खजाने के नक्शे जैसा है, जहां ये दौलत कुछ खास इलाकों में ही सिमटी हुई है। ये नक्शा उस असमान बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर धात्विक खनिज, कोयला और अभ्रक प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानों में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज लगभग न के बराबर हैं। ये सब करोड़ों सालों में हुई भूगर्भीय प्रक्रियाओं का नतीजा है। किसी भी औद्योगिक देश की रीढ़ की हड्डी स्टील होती है, और स्टील बनता है लौह अयस्क से। भारत इस मामले में काफी अमीर है। हमारे पास मुख्य रूप से 2 तरह के लौह अयस्क हैं। एक है मैग्नेटाइट, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। इसमें 70% तक लोहा होता है और ये अपने चुंबकीय गुणों के लिए जाना जाता है। और दूसरा है हेमेटाइट, जो असल में इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स है और देश के ज्यादातर स्टील उत्पादन में इसी का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी धातु एल्यूमीनियम की, जिसे बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। जरा देखिए, 2018-19 में भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 65% हिस्सा अकेले ओडिशा से आया। ये दिखाता है कि कुछ राज्य हमारी खनिज सुरक्षा के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे समय के साथ किसी भी संसाधन की कीमत पूरी तरह बदल सकती है। 1850 के दशक में एल्यूमीनियम सोने से भी ज्यादा कीमती था। सोचिए, सम्राट नेपोलियन III के सबसे खास मेहमानों को एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, जबकि कम महत्वपूर्ण मेहमानों को सोने के बर्तनों से ही काम चलाना पड़ता था। और आज एल्यूमीनियम हमारे हवाई जहाज़ों से लेकर सोडा कैन तक में मौजूद है। मतलब राजा के खजाने से लेकर आम आदमी के हाथ तक। ये है इनोवेशन की ताकत। लेकिन इन खनिजों को जमीन से निकालने की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक ऐसी कीमत है जो इंसानों और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है।
ये कहानी सिर्फ औद्योगिक तरक्की की नहीं है, बल्कि उसके असर की भी है। ये तस्वीरें खनन के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाती हैं। एक तरफ विशाल खुली खदानें हैं जो जमीन का नक्शा ही बदल कर रख देती हैं। दूसरी तरफ गहरी भूमिगत खदानें हैं जहां खनिक धरती के सीने में उतर कर काम करते हैं। दोनों ही हमारी आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी हैं, लेकिन दोनों के साथ ही गंभीर जोखिम जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि अगर कड़े नियम कानून न हों तो खनन एक जानलेवा उद्योग बन सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम तरक्की और सुरक्षा के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाएं? ये जोखिम बिल्कुल असली हैं और कई तरह के हैं। खदान के अंदर छत ढहने, पानी भर जाने या आग लगने का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है, और लंबे समय तक वहाँ की धूल और जहरीले धुएं में सांस लेने से फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पर्यावरण पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। पानी के स्रोत जहरीले हो जाते हैं, मिट्टी बंजर हो जाती है और हवा और नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। इसका एक भयावह उदाहरण है मेघालय का रैट होल खनन। यहाँ लोग कोयला निकालने के लिए चूहे के बिल जैसी बेहद संकरी और खतरनाक सुरंगें खोदते हैं। ये इतना ज्यादा असुरक्षित है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस बात को साफ करता है कि सुरक्षित और नियमों के तहत होने वाले खनन की कितनी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब जरा विषय बदलते हैं और खनिजों की एक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देते हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। हमारे घर, हमारी इंडस्ट्री, हमारा पूरा समाज, सब कुछ ऊर्जा पर ही तो चलता है। मोटे तौर पे देखें तो हमारे ऊर्जा स्रोतों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है परंपरागत स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो सीमित हैं, मतलब एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ है गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जो नवीकरणीय हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे। भारत आज भी ज्यादातर परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर है, लेकिन एक स्थायी भविष्य का रास्ता गैर परंपरागत ऊर्जा से ही होकर जाता है। आइए भारत के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत कोयले को थोड़ा और समझें। हर कोयला एक जैसा नहीं होता। ये करोड़ों सालों में पेड़ पौधों के अवशेषों के दबने और गर्मी से बनता है। दबाव और समय के हिसाब से इसकी क्वालिटी तय होती है। पीट सबसे निचली श्रेणी है, जबकि एंथ्रेसाइट सबसे कठोर और बेहतरीन क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और इन दोनों के बीच में है बिटुमिनस, जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल पर लाके खड़ा करती हैं, क्योंकि हम इन सीमित संसाधनों का इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारा भविष्य आखिर दिखता कैसा है? ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। हमारे सभी खनिज संसाधन, जिनसे हमारी पूरी दुनिया चलती है, वो पृथ्वी की ऊपरी परत के सिर्फ 1% हिस्से में मौजूद हैं। जिन खजानों को बनने में करोड़ों साल लगे, हम उन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म करते जा रहे हैं। इनके दोबारा बनने की रफ्तार हमारे इस्तेमाल की रफ्तार के सामने लगभग शून्य है। ये हमें बताता है कि संरक्षण कितना ज्यादा जरूरी है। तो रास्ता क्या है? हम क्या कर सकते हैं? स्रोत सामग्री हमें कुछ साफ कदम सुझाती हैं। पहला, हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल एक योजना बनाकर टिकाऊ तरीके से करना होगा। दूसरा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिससे हम कम क्वालिटी वाले अयस्कों का भी इस्तेमाल कर सकें। तीसरा और सबसे जरूरी, धातुओं का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। और चौथा, हमें इनके विकल्पों की भी खोज करनी होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ही काम आएगी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जिन चीज़ों पर हमारी आज की दुनिया टिकी है, वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। ऐसे में हम इनोवेशन, संरक्षण और बेहतर योजना के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ दुनिया का निर्माण कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।